एक के बाद एक लगातार आपको तगड़ी खबरें लाकर दे रहे हैं, सेबी की तरफ से, आईपीओ मार्केट की तरफ से, प्राइमरी मार्केट की तरफ से, और अब आज एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी उनके पास है। ब्रजेश बताइए क्या कुछ एक्शन हो रहा है प्राइमरी मार्केट में या होने जा रहा है सेबी की तरफ से? देखिए, एक्शन तो जितना जो कुछ हो रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन इस एक्शन में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाए, कुछ चीज छूट तो नहीं रही है, तो वो जैसे फीडबैक मिल रहे हैं उसके आधार पर सेबी कदम उठा रहा है। तो ये जो नया लेटर लिखा है सेबी ने मर्चेंट बैंकर्स को, और उसमें ये कहा है कि जो भी ओएफएस में खासतौर पर जो शेयर बिक्री के लिए आ रहे हैं वहां पर आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि 3 साल में जो भी सौदे हुए हैं एक्विजिशन की, यानी जो शेयर खरीदे हैं इन्वेस्टर्स ने किसी कंपनी में आईपीओ के पहले, 3 साल पहले और 1 साल पहले जो सौदे हुए हैं शेयरों के बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से कंपनी में, वो किस भाव पर हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्क्लोज कीजिए कि वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। दूसरा जो है वो ये बताना पड़ेगा कि जो उनकी खरीद की कीमत है उसके मुकाबले वो शेयर पब्लिक को ऑफर किस प्राइस पर कर रहे हैं, कितने गुने पर कर रहे हैं, यानी जो खरीद की प्राइस है उसके कितने गुने पर वो बेच रहे हैं। तीसरा ये बताना पड़ेगा कि जो सौदे हुए हैं उसमें सबसे कम रेट पर जो सौदा हुआ है वो कितने का है और सबसे ऊंचे रेट पर जो सौदा हुआ है वो कितने का हुआ। ये तो आपको आरएचपी में डालना पड़ेगा, और साथ ही जो ये विज्ञापन छपते हैं अखबारों में जब प्राइस बैंड फिक्स होता है तो वहां पर रिस्क टू इन्वेस्टर्स का एक हिस्सा होता है। अब सेबी ये कह रहा है मर्चेंट बैंकर्स को, जो चिट्ठी लिखी है सेबी ने, कि रिस्क टू इन्वेस्टर्स का जो हिस्सा है वो आपके विज्ञापन का कम से कम 1/3 होना चाहिए। 1/3 क्यों होना चाहिए जगह? क्योंकि फॉन्ट बड़ा हो और ये जो डिटेलिंग है ना वो अपफ्रंट इन्वेस्टर को पता चल जाए कि ये जो रिस्क टू इन्वेस्टर्स लिखा हुआ है यहां पर, वहां पर वो देख ले और पता चल जाए कि उसको कितने ऊंचे भाव पर बेचा जा रहा है खरीद प्राइस के मुकाबले। अच्छा। यानी अपफ्रंट आपको आरएचपी में जाकर पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से आपको पता चल जाएगा क्या बात है? कि जो बेच रहा है उसने कितने पे खरीदा था। गजब, क्या खबर लेके आया, बढ़िया खबर है, मजा आ गया। मतलब यह एक चीज बताऊं, मेरा काम आसान हो जाएगा क्योंकि जब जो भी आईपीओ आता है वो बहुत अंदर घुस के पढ़ना पड़ता है जी। अच्छा, रिस्क फैक्टर तो फिर भी दिख जाता है, रिस्क फैक्टर में ये नहीं दिखा होता कि किसको कब क्या प्राइस पे अलॉट किया था। तो आप ही कह रहे हो कि जैसे कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, आईपीओ लाने के 3 साल पहले तक उन्होंने किस किस भाव में शेयर अलॉट किए, है ना, उन इन्वेस्टर्स को जो आईपीओ में बेच रहे हैं उनकी बात करें। से सपोज आपकी कंपनी आईपीओ ला रही, ये 3 महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने प्री आईपीओ शेयर खरीदे हुए, कोई पी कैपिटल पे, कोई पी फंड है, कोई अलग है ऐसा। अब इन्होंने पिछले 3 सालों में जो भी शेयर 1 बार 2 बार 3 बार जितने खरीदे उनकी वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। बिल्कुल, समझिए आपका भाव आया 500 रुपए और आईपीओ आ रहा है 1500 रुपए में। बिल्कुल, तो ये बताना पड़ेगा। ये साफ लिखा होगा जब प्राइस बैंड का विज्ञापन आएगा ना, तो यहाँ साफ लिखा होगा कि जो इनकी औसत कीमत इतनी है, प्री आईपीओ में लिया है, औसत को 1500 में, औसत कीमत इतनी है और ये बेच आपको इतने पर है। ये बड़ी खबर है सर, बड़ी चीज है, ये बड़ा डिस्क्लोजर है, बड़ा डिस्क्लोजर है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद भी जिसको लेना है ले, वो एक अलग चीज है, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसका रीजन भी है। अगर आप देखें तो जैसे आजकल जितने आईपीओ आ रहे हैं, खास तौर पर जो नई कंपनियों के आ रहे हैं, उसमें जो बड़ा चंक आ रहा है ओएफएस का आ रहा है। अरे बड़ा वही आ रहा है, पूरे वही, मतलब थोड़ी बहुत शंका शर्म के हिसाब से 150 करोड़ का फ्रेश इशू कर लेते हैं। बाकी बस चले तो पूरा का पूरा ऑफर, क्योंकि पूरा ऑफर फॉर सेल करते तो फिर हमसे सवाल सुनना पड़ता ना। सारा पैसा तो इन्वेस्टर के पास जा रहा, कंपनी के पास क्या, तो बोले चलो अनिल जी सवाल ना पूछे ज्यादा, इसलिए 100 करोड़ का फ्रेश इशू भी रख लो। बिल्कुल, एग्जाम्पल देखिए, पेटीएम का 18,300 करोड़ का इशू था, 10,000 करोड़। पीबी फिनटेक 3,750 5,624 करोड़ का इशू साइज था, इसमें जो ओएफएस 1875 करोड़। नाइका 5,351 करोड़ का इशू साइज था, ओएफएस 4,721 करोड़। कुछ जो पूरा 100% ओएफएस भी आए हैं जी हाँ, कार ट्रेड का है और सफायर का आ रहा है, पूरा का पूरा ओएफएस है। नजारा टेक्नोलॉजी 583 करोड़ का, सफायर का भी ओएफएस ही है, कार ट्रेड का। तो ये जो है बेसिकली हो ये रहा है कि अभी जो बड़ा चंक आ रहा है ओएफएस का आ रहा है, तो ओएफएस वालों ने जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं उन्होंने खरीदा कितने पे है, इसका फुल अपफ्रंट डिस्क्लोजर होगा। तो ये जो है इन्वेस्टर्स को कॉल लेने में आसानी हो जाएगी कि आखिर उन्हें कितने महंगे पे दिया जा रहा है, उनकी मर्जी है। उसके बाद वो लेना चाहते हैं, वैल्यू दिखता है तो ले।
ठीक बात है, बढ़िया डिस्क्लोजर, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो ये मतलब ये क्या चर्चा में चल रहा है, सेबी सोच रही? नहीं, मर्चेंट बैंकर्स को लेटर चला गया है, कॉपी भी है अपने पास है। अच्छा, कि आपको इसको आपका पक्का ही होता है, कॉपी तो होगी, बिना कॉपी के तो आप स्टोरी करते थी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये लागू कर दिया जाए, राय पूछ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो लागू कर दीजिए, कर दीजिए, हो गया। हाँ, अब नए इश्यूज जो भी आएंगे और जब भी प्राइस बैंड का एडवर्टाइजमेंट आएगा तो अपफ्रंट यहाँ लिखेगा, जो विज्ञापन छापेंगे, साथ ही जो आरएचपी उनकी होगी उसके अंदर भी पूरा ये फुल डिस्क्लोजर होगा। आमतौर से मैं रेगुलेटर्स की बड़ाई जनरली करता नहीं, कम ही करता हूँ, क्योंकि क्या है, कोई कितना भी अच्छा काम करे, हमारी उम्मीद हमेशा ये थी थोड़ा और। ये जोरदार बड़ा काम किया बॉस, ये वाकई में कमाल का काम किया सेबी ने। और सुबह जो एक और स्टोरी जो की थी कि भाई डिस्क्लेमर की जो वो हमारी सही हो भी गई खबर, लेकिन ये तो काम एक्चुअली ये बढ़िया है। इस बार सबसे बड़ी चीज आशुतोष जो दिख रही है ना, ये प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। ये तो पहले क्या होता है, आईपीओ मार्केट का बूम आया, सब कुछ हो गया, फिर है ना 2 साल बाद देखते हैं कि सब शेयर है ना अपने दाम से 60, 70, 80, 100% गिरे हुए हैं, फिर जाके रेगुलेटर का एक्शन होता है। अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, तो इस बार बहुत टाइमली रूल्स बन रहे हैं। बोल रहा हूँ कि चाहे वो सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, ये जो नई कोविड जनरेशन है, इसको बहुत संभल के रहना चाहिए सर। मतलब इन्होंने ना मंदी देखी है, ना करेक्शन देखी है, ना साइडवेज मार्केट देखी है, ना ग्राइंडिंग मार्केट देखी है, सिर्फ वन साइड अप मार्केट देखी है। मैं दीपांशु सर, आप थे नहीं, मैं दीपांशु से एक डेटा शेयर कर रहा था, फिर आप कहेंगे डेटा कहाँ से? मैं एक्चुअली जानबूझ के इसीलिए लेट आया, मैंने कहा आपको जो कुछ भी बोलना करना है पहले बोल दे, फिर मैं आराम से काफी देर रोका, फिर आप आई नहीं रहे, कितना रोका? तो मैं भी तो बाहर देख रहा था ना, आशु जी बोल दे फिर आऊं अंदर। जी आप बता रहे सर। रिटेल का ओपन इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है, हाईएस्ट एवर। इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा जो सिंगल स्टॉक पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट में 31% है सर, जो हाईएस्ट है। ओह माय गॉड, मतलब इंस्टीट्यूशन की 29-30 है। ये हमारी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है सर। मतलब ये मतलब इतना लॉन्ग बायस है कि बस पूछो मत। करेक्ट। अच्छा, अब है ना आपको एक काम और करना पड़ेगा ब्रजेश, मुझे एग्जैक्ट डेट चाहिए कि ये कौन सा आईपीओ किस डेट से जो भी आईपीओ आ रहा है, मतलब क्या ये आज के बाद जो भी आईपीओ हिट होगा उसी में लागू हो गया है, या कोई 1 दिसंबर 1 जनवरी व्हाटएवर कि इससे लागू हो गया, ये मुझे बताना आप। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि लेटर गया है, तो अगला जो भी आ रहा होगा प्राइस बैंड के साथ इंफॉर्मेशन वाला, अच्छा, एटलीस्ट विज्ञापन वाला पार्ट, अच्छा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर आपको ये दिखेगा। अच्छा, 3 कॉलम में इंफॉर्मेशन होगी, 3 कॉलम में इमीडिएट 1 ईयर, क्या बात है? 1 ईयर में आपने जो ट्रांजेक्शंस किए हैं उसकी डिटेल दीजिए, और 3 ईयर, लास्ट 3 इयर्स में जो किए हैं उसके वेटेड एवरेज प्राइस आप बता दीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज द टर्म। अच्छा, एक चीज बताऊं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो वही जान सकते हैं जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में काम किया है, समझा है। मैंने साल 2000 के आसपास बहुत कुछ किया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे समझने आया था इस स्टोरी को करने के पहले। क्यों 3 साल? हाँ, 3 साल का वेटेड एवरेज, 3 साल के पीरियड में जो किया वही उसी का वेटेड एवरेज। 3 साल और लास्ट 1 ईयर। लास्ट ईयर तो ठीक है, हाँ। लास्ट ईयर तो समझ में आता है कि तुरंत क्या। आमतौर पर किसी भी मर्चेंट बैंकर के पास आप जाओ और आप बोलोगे, जैसे ब्रजेश बोले जाके मुझे आईपीओ लाना है, मर्चेंट बैंकर आपको बोलेगा सर 2 से 3 साल लगेंगे आपको। तो 2-3 साल क्यों? बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। आप 100% में लिख के देता हूं, ये फैक्ट है, बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। क्या पकड़ा है सेबी ने एकदम, ये जो 3 साल तक बैलेंस शीट तैयार करते थे कि जिसमें आपको सारे मर्जर, डीमर्जर, इंटीग्रेशन, ये वो फलाना ढीमका, जो सारे मर्चेंट बैंकर्स जनरली या एडवाइजर्स जो भी हैं वो एडवाइस करते हैं, कंसल्टेंट्स, कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ऐसी कंपनी दिखनी चाहिए, वैसी दिखनी चाहिए, बैलेंस शीट ऐसी चाहिए। पूरा 3 साल लिया है एकदम, किसी ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है। वेरी गुड, बढ़िया है। तो एक बहुत अच्छा वेलकम मूव है, कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप सस्ता शेयर दें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी आपको सोचना जरूरी है। अगर वो किसी आईपीओ में अपने इन्वेस्टमेंट है 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऊपर में शेयर बेचते हैं, तो लोगों को लगता है कि इतना लूट के जा रहे हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि रिस्क भी वही लेते हैं। आज उस लेवल तक कंपनी पहुंची तो उस समय उन्होंने रिस्क ली जब कोई नहीं लेता था। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो वो, और अच्छा, दूसरा जो इश्यू आ रहा है वो तो पता चलता है, उस इश्यू के पीछे 6 कंपनियां जो बर्बाद हो गई उनकी, जीरो हो गई, वो नहीं पता चला। सो प्लीज ऐसा भी मत समझिए वो आपको लूट रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पे आप सोच समझ के डिसीजन लो। आपको जोमेटो चाहिए कि नहीं चाहिए, नायका चाहिए कि नहीं चाहिए, आपकी मर्जी लीजिए, नहीं मर्जी मत लीजिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उस दिशा में सेबी ने परफेक्ट काम किया। जबरदस्त, करेक्ट। थैंक यू सर।
मजा आ गया ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया खबर लेके आए, वेरी नाइस। ओके, तो ये है बड़ा एक्शन जो होने की तैयारी में। बिल्कुल बड़ा एक्शन प्राइमरी मार्केट्स में हो रहा है और उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। एक्टिव हो रहा है रेगुलेटर इन सारे इश्यूज को लेकर।